Okay, good morning, everybody. We'll start with the audit. Audit में total 11 chapters are there, starting from nature, objective, and scope of audit. We have 2 volumes over here. First, 1 to 5 chapter volume. Complete module in a question answer format I have given. Okay. Then after 6 to 11, total 11 chapters are there. अगर हम पेपर स्टाइल की बात करें, before we move for chapter number 1, it will be divided into 2 parts, descriptive and MCQ. 30 marks will be for MCQ. MCQ will be again bifurcated into 2, case study based MCQ and rather 1 or 2 marks नहीं, अभी तो 2 marks के MCQ ही पूछने वाले हैं. Total you can consider 15 MCQs will be there of, you can say 2 marks each, but out of that 8 or 10 marks case study will be there, जिसमें क्या होगा, आपको एक केस स्टडी दिया होगा, 3, 4 या 5 MCQ देंगे और हर एक MCQ का 2 मार्क्स होगा. सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. ओके. और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन 1 कंपलसरी. अब देखिए बहुत बड़ा चेंज जो उन्होंने किया है वो ये है कि सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सारे जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, दैट विल बी ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 4 सब क्वेश्चंस, 4 4 3 3. इसका मतलब क्या हुआ, 3 मार्क्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कॉर्नरिंग में से पूछेंगे और बहुत ही कॉर्नरिंग क्वेश्चन यू कैन से. ओके. लाइक अगर हम यहाँ पे देखें चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक में क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस. अभी इनहेरेंट लिमिटेशंस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बार बार पूछते हैं और मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल आरटीपी एमटीपी में जहां पे भी पूछें, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे May 24 में आपको एक एक क्वेश्चन पूछा था केस स्टडी बेस्ड, छोटा सा क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनहेरेंट लिमिटेशन विच कैन नॉट प्रोवाइड ए गारंटी. ओके. और वहां पे आपको पर्टिकुलरली बताना था कि कौन सा टॉपिक था. ओके. सफर ड्यू टू लॉस. ओके. और यहाँ पे इसको लॉस सफर हुआ है और शटडाउन हुआ है, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न को लेके अफेक्ट हुआ है. और इनहेरेंट लिमिटेशन में टोटल 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5. तो इसमें आपको एक छोटा सा टॉपिक फ्यूचर इवेंट्स था, वो आपको समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठा के पूछ लेंगे, लाइक नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं. मतलब इनहेरेंट लिमिटेशंस पूछे तो 5 पॉइंट्स हम बताएंगे, बट इन दैट केस ऑल्सो पर्टिकुलर पॉइंट आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं. तो दैट विल बी अ बिगेस्ट इश्यू इन ऑडिट. सो आप सिर्फ पॉइंट करके जाओगे नहीं चलेगा, पॉइंट के अंदर के जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो भी आपको आने चाहिए. एवरीथिंग शुड बी, यू कैन से डिटेल थोरोली आपको अंडरस्टैंड करना है. इसलिए सिर्फ ऊपर से पॉइंट करोगे, समरी चार्ट करोगे नहीं चलेगा. इसलिए मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी जो भी दी है वो अगर आप देखोगे उसमें भी मैंने डिटेल में लिखा हुआ है. ओके. मतलब पूरा चैप्टर जो है वो मतलब सम अप करके हैंड रिटन नोट्स में मैंने कंपाइल किया हुआ है. तो स्ट्रेटेजी ये होगी, ये क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, 2 से लेके 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं. ओके. तो यहां पे आपको अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, सी डोंट एवर, कभी भी ऐसा मत करना कि आप कोई चैप्टर ऑप्शन में निकाल दो. फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 ऑडिट एफ एन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले ऑप्शन में निकाल दो. ऐसे कभी भी मत करना. क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे, ऐसा नहीं होगा कि चलो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5 है तो वो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे. दैट विल बी स्प्रेडेड, 3rd में 4th में 5th में स्प्रेडेड होगा. ओके. और फिर क्या होगा, मान लीजिए कोई लेंथी क्वेश्चन है या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो इजी चैप्टर से आ गया और आपने एक चैप्टर ऑप्शन में निकाल के रखा हुआ है, तो आपके 2 क्वेश्चन वैसे ही चले जाएंगे. और एमसीक्यू की वजह से तो आपको वो भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एमसीक्यू कहां से कौन सा एमसीक्यू पूछ ले, यू नेवर नो. ओके. तो 100% कवरेज, और ये मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाई है
आई चैलेंज यू कि आप 1.5 डे में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, आराम से। और ऐसा भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए आपका पूरा चैप्टर, मॉड्यूल का पूरा चैप्टर हैंड रिटन नोट्स में आ गया। So once you do handwritten notes, it will be, you can say, coverage of all the 2 volumes. Every question will be covered. Okay. तो एंटायर मॉड्यूल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, एंटायर मॉड्यूल, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप क्या करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हो। यू नीड टू डू दी एंटायर ICAI मॉड्यूल, और इसीलिए अगर आप देखोगे हमारा बटल बल्क में बनता है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल का हर एक पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। रिवीजन 5 से 10, मतलब इसमें देखो ऑडिट में कई बार ऐसा आप बोलोगे कि चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि एमसीक्यू भी उसी से आएंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो भी आपको एमसीक्यू करना होगा। और रिसेंट अगर आप क्वेश्चन देखोगे, रिसेंट अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, रिसेंट एमटीबी भी देखोगे, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उठा के पूछ रहे हैं आपको, चाहे एसएम हो चाहे ऑडिट हो। अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल केस सिनारियो दे रहे और उसमें पूछ रहे, एसएम में पूछेंगे आपको कि ये पर्टिकुलरली बिजनेस में ऐसी स्ट्रेटेजी है, अभी आप ये बताओ ये कौन सी स्ट्रेटेजी है और उसके एडवांटेज वो। मतलब अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई ना, तो एडवांटेज आप कैसे लिखोगे। तो यहां पे भी ऑडिट में भी ऐसा ही करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देंगे। अभी आपको बोलेंगे इसमें आप ऑडिट प्रोसीजर कौन सी फॉलो करो, इसमें कौन सा एविडेंस लोगे। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तभी आप कर सकते हो जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो या प्रैक्टिकल केस हो। दूसरा है एंटायर मॉड्यूल, तो ये हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। थर्ड वन इज रिवीजन। पॉइंट्स एक चैप्टर का होगा ना तो याद रह जाएंगे, तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के पॉइंट मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए मल्टीपल रिवीजन, 5 टाइम्स 10 टाइम्स, जितनी बार रिवीजन कर सको कर लो। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही काम लगने वाली है रिवीजन के लिए। अगर आप पूरा मॉड्यूल रिवाइज करने बैठोगे, नॉट पॉसिबल। बट अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स लेके बैठ जाओगे और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो भी आप फटाफट से कर सकते हो, बराबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ऑडिट। सिंपल समझो, आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर गोइंग टू बी एन ऑडिटर। तो ऑडिट हमारा मेन सब्जेक्ट है, एक्चुअली ये मेन सब्जेक्ट है। बाकी सारे जो सब्जेक्ट आप करते हो ना, दैट इज इसके आसपास। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी एन ऑडिटर, तो आपको ऑडिट तो आना चाहिए। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसकी जो टेक्निकलिटीज है यू मस्ट। अभी आप देखो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ books of accounts, okay? Examination of books of accounts, that makes lot of difference. You are not using the word independence, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। Auditor need to obtain evidence. Auditor need to obtain sufficient, appropriate audit evidence. So there you are putting emphasis on sufficient, appropriate audit evidence. That makes lot of difference. तो यहां पे आपको ये समझना है, टेक्निकल टर्म्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज ऑडिट की आनी चाहिए। और एक बात समझ लो, ये पेपर चेकर है ना, वो कैसे करेंगे, आपके जो भी मेन पॉइंट्स है ना, उसको जो सजेस्टेड आंसर देंगे ना, उसमें बोल्ड करके टेक्निकल टर्म्स दियो। अगर वो टेक्निकल टर्म्स आपके आंसर में है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल लॉजिक इज दैट। तो जब तक आपके आंसर में टेक्निकल वर्ड्स नहीं आएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स, फुल मार्क्स। और उसके लिए आपको करनी होगी राइटिंग प्रैक्टिस, लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। और उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो डेली बेसिस पे मैं आपको होम असाइनमेंट देने वाला हूं। 2 to 3 क्वेश्चन एवरी डे यू आर गोइंग टू राइट एंड कंपेयर विद द, यू कैन से, सजेस्टेड आंसर। और हमारी बुक में बुकिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी बोलोगे सर समझ में आ गया बस काफी है, नहीं। फॉर देम समझ में आना नहीं, आपकी लैंग्वेज ऑन पेपर आनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर जब तक आपकी लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर वेल। ओके, तो होम असाइनमेंट डेली बेसिस पे, फिर एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर विल बी हैविंग ए चैप्टर वाइज टेस्ट। तो उससे क्या होगा समझो, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर 3 लेक्चर में हमने खत्म किया, तो 9 या 10 क्वेश्चन तो आपने जब लेक्चर किया तभी लिख दिए।
फिर मैं टेस्ट लूंगा, वहां पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट में फिर से लिखोगे। मतलब इतना समझ लो 50-60% चैप्टर तो आपने ऐसे ही राइटिंग में लिख दिया आउट ऑफ एंटायर चैप्टर। समझ में आ रहा है? और ये जो आप लिख रहे हो ना, वो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी में से आने वाले, मेजोरिटी ऑफ। अगर एक बार आपने लिखा है और फिर आप वापस रिपीट किया है और फिर वापस आपने उसको रिवीजन बार बार किया है और फिर एग्जाम में लिखने बैठोगे, यू नॉट फील कि ये समथिंग न्यू है। ओके और फिर मॉक टेस्ट, यहां पे हम मॉक टेस्ट लेंगे 2, तो वहां पे भी रिपीट होगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या होगी, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी कि पर्टिकुलर टॉपिक किया, चलो उसको आपने लिख दिया, फिर पर्टिकुलर चैप्टर किया, फिर उसको आपने लिख दिया, और फिर एंटायर सिलेबस वो राइटिंग प्रैक्टिस। जब ऐसी राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो फाइनल में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि दिस इज समथिंग न्यू। दूसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम जो ऑडिट में होता है वो ये है कि कई बार होता क्या है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा, ओके, और आपने टिक टू आंसर लिख दिया एज इट इज, लाइक उसको ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरा का पूरा सजेस्टेड आंसर जो है वो छाप दिया। बट प्रॉब्लम क्या था पता है, वो किसी और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। मतलब आपको पूछा कुछ और आप लिख के कुछ और आए। ऐसा ऑडिट में बार बार होता। और ये लोग स्टेट में नहीं पूछते, चलो एडवांटेजेस बता दो ऑडिट के, लिमिटेशन बता दो ऑडिट के, पॉइंट टू बी कवर्ड इन स्कोप ऑफ ऑडिट बता दो। ऐसा स्टेट में नहीं पूछेंगे, पहले घुमा फिरा के पूरा केस स्टडी देंगे, फिर आपको इस सिचुएशन में आप क्या आंसर दोगे। मतलब ऐसे करके प्रैक्टिकली पूछेंगे, और जब आप वो समझ नहीं पाओगे ना, तो आप क्या करोगे, किसी और का आंसर लिख दोगे। तो उसके लिए क्या होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, और ये आप मॉड्यूल से नहीं कर पाओगे क्योंकि मॉड्यूल में टॉपिक दिया है, क्वेश्चन आंसर नॉट गिवन। और यहां पे अगर आप देखोगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो बेसिक आपको ऐसा पूछना चाहिए कि भाई आपका ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी ऐसे नहीं पूछेंगे, देखिए पूछेंगे ऐसे, आरटीपी में 24 एम मोटर्स लिमिटेड लीडिंग इंडियन मोबाइल ऑटोमोबाइल विथ मेनी ऑफरिंग अक्रॉस कॉमर्शियल कंपनी इज पायनियर इन सो एंड सो। पहले पूरी स्टोरी करेंगे। GR and associate have been appointed as a statutory auditor of financial year 22-23. J&K are newly appointed audit assistant. नई आर्टिकलशिप शुरू की and are part of engagement team for the purpose. However, they are confused about such an end to achieve. They perceive audit as a guarantee. देखो क्या लिखा यहाँ पे, they perceived as audit as a guarantee for possible errors. Do you agree with the perception of both? In this context, outline the objective. देखो ऑब्जेक्टिव तो समझाना है आपको, बट साथ में उन्होंने एक ऐसा परसीव किया ऑडिट गारंटी है, तो यहां पे आपको ये भी आंसर देगा ऑडिट इज नॉट अ गारंटी। ऑडिट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी गिव रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। रीजनेबल एश्योरेंस, टेक्निकल टर्म यहां पे क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। We cannot give the absolute assurance. We cannot give the guarantee कि चलो एक बार हमने ऑडिट किया पैसे वापस, अगर कोई फ्रॉड निकला तो ऐसा कोई गारंटी नहीं देता। ओके, ऑडिटर कैन नेवर गिव द गारंटी। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा ये नए नए असिस्टेंट को कि भी गारंटी नहीं देते कोई ऑडिटर। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सिर्फ इतना आंसर देना है, ये वाला आंसर आपका ऑब्जेक्टिव का हुआ, दैट्स इट। फिर डिटेल में एनालिसिस किया है, जो मॉड्यूल में किया है वो मैंने आपको दिया है, बट योर आंसर शुड कंटेन दिस। तो यहां पे क्या होगा, आपको किसी भी तरह का आंसर क्वेश्चन पूछा है, उसका क्या आंसर आएगा, कैसे आप आंसर दोगे, वो भी आपको ऑडिट में करना होगा। जब तक आपको वो नहीं पता है, 2-3 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में से ऐसे निकल के आएंगे जिसका आंसर आपने सही लिखा है बट रिलेवेंट नहीं है। मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट यूज्ड टू गिव इररिलेवेंट आंसर्स, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और उसकी वजह से 5 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाते हैं, 5 to 10 मार्क्स इररिलेवेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते।
और उसके लिए अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करोगे तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। ओके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड। ओके, चलो ये था बेसिक्स ऑफ यू कैन से ऑडिट, और हम ऑडिट कैसे करने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाई ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिया है, अभी ये क्या है कि मॉड्यूल पूरा का पूरा एज आई सेड लिया हुआ है, तो अभी हम जो भी टॉपिक करेंगे उसमें ये इंट्रोडक्शन और जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक है वो आप अपने हिसाब से रीड कर लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंट्रोडक्शन वगैरह एक्सेट्रा, वो मैं लेक्चर में तो ले लूंगा बराबर। बट यहाँ पे भी क्या है कि हमारी ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच, तो उसमें हम लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, मतलब हर एक टॉपिक पे लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें कम से कम टाइम में सब कुछ कवर अप करना है। ओके, तो मॉड्यूल में आप देख लेना जो भी मैंने छोड़ा हुआ है, रीड वंस। ओके, रीड वंस, बाकी ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो मैं छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। ओके, बाकी तो ये हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ आ जाएगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन विल डू फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स। ओके, तो ऑडिट है क्या, पहले तो व्हाट इज एन ऑडिट। चलो आपको भी आंसर देना होगा ऑडिट क्या है। अब देखिए यहाँ पे तो लिखा है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर। बट नॉर्मली आप ऑडिट में क्या करते हैं, देखो ऑडिट में हम करते क्या है, अकाउंटेंट जो है मतलब मैनेजमेंट जो है उसका काम क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, दैट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सी, इट इज नॉट अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू प्रिपेयर अकाउंट्स। अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सब मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट आएंगे, आपको देंगे यू बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ आर कंपनी। ओके, तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अभी देखिए एक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है ऑडिट एविडेंस। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या है, जो भी उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे हुए हैं, अकाउंट, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे बने हैं, वो फायदे वो आए कहां से, बोले जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कहां से आई, बोले वो एविडेंस, जो कोई भी बिल्स हैं एविडेंस है इंटरनल एक्सटर्नल, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग लिखा। तो हमें करना क्या है, कंपेयर। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी देखिए जब मैं बोलता हूं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब आवर जजमेंट शुड नॉट बी बायस्ड, हमारे जजमेंट बायस नहीं होने चाहिए, द पर्सन हु हैव अपॉइंटेड अस। तो अगर आपको क्लाइंट ऐसा बोलते चलो इसको छोड़ दो, नहीं, हमें नहीं छोड़ना, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो हमारी एग्जामिनेशन कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी देखिए ऑडिट जो है वो सभी का होता है, बट राइट नाउ एट दिस लेवल विल टॉक अबाउट फाइनेंस ऑडिट ओनली। ऑडिट परफॉर्मेंस का भी हो सकता है, ऑडिट प्रोप्राइटरनेस, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इंटरनल एक्सटर्नल, कई तरह के होते हैं। बट यहां पे जो हम बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई भी एंटिटी है। अब देखिए यहां पे एंटिटी कौन सी होनी चाहिए, चाहे आप प्रोप्राइटर हो, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे आप एचयूएफ हो, चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप ट्रस्ट हो, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो, ऑडिट सभी का होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है उसका ऑडिट करेंगे, ट्रस्ट है उसका भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो होगा ना। आप एनपीओ का अकाउंट बनाते हो, बराबर, मतलब फाउंडेशन में बनाया था तो उसका भी अकाउंट तो बनाते हो ना। हाँ, द मेथड विल बी डिफरेंट, द फॉर्मेट विल बी डिफरेंट, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। ओके, ट्रस्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पे प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस आएगा, वहां पे टर्म्स डिफरेंट होगी, उसके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिफरेंट होगे, बट ऑडिट तो वहां आएगा, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। देखो हमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है। ऑडिट मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कोई भी हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड या नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड, और साइज कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, मतलब स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, रिलायंस है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, कोई भी है,
व्हेन सच एग्जामिनेशन, जब वो एग्जामिनेशन, बाय द वे हम एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, व्हाई, ऑडिटर एग्जामिन करके करते क्या है, ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। तो रिपोर्ट मतलब क्या है, वो हमारा ओपिनियन है दैट financial statement gives true and fair view, that financial statement are free from material misstatement due to error or fraud। कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने एग्जामिन किया है वो फ्रॉड और एरर, मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट in accordance with the applicable financial reporting framework। अभी आप देखोगे मैंने कितने टेक्निकल वर्ड्स बोल दिए एज इट इज। तो ये जब आप बार बार रिपीट करोगे ना तो ये टेक्निकल वर्ड्स आपको अपने आप आ जाएंगे। ओके, तो यहां पे एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, टू कंडक्ट विथ ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग ओपिनियन देयर ऑन, उस पे हम ओपिनियन देते हैं। ओके, और ओपिनियन हम उसका एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम करेंगे। ओके, तो पहले पूरा ऑडिट को समझ लेंगे, फिर रिपोर्ट इज द लास्ट थिंग। ओके, तो यहां पे एक बात आई क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो उसको समझते हैं। पहले ऑडिट की डेफिनेशन थी, अभी ऑडिट की डेफिनेशन में जो जो टर्म्स आई हैं उसको डिटेल में समझेंगे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या। ओके, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब जजमेंट ऑफ पर्पस इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स। देखो, अगर आपको बोलना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इसीलिए हम क्लीन रिपोर्ट नहीं देते, या फिर इस एक आइटम को छोड़ के बाकी सब सही है, बट ये गलत है, तो आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे क्लाइंट, अगर हम ऐसा बोलेंगे क्लाइंट चला जाएगा, व्हाटएवर, आपको जो भी बोलना है वो इंडिपेंडेंट होके बोलना है। मतलब जिसने आपको अपॉइंट किया है उसी को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो भी रिपोर्ट करना है वो इंडिपेंडेंट करना है। और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में ये नॉट सबऑर्डिनेट जो है वो कैसे होगा समझो। इसीलिए अगर आप देखोगे ना कंपनी ऑडिट, वैसे कंपनी ऑडिट तो लो में चला गया है। ओके, ऑडिट से उठा के उसने लो में डाल दिया। वहां पे हम देखते थे कंपनी ऑडिट में, अगर आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट ने आपको स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। वो डिस्क्वालिफिकेशन क्यों दिया है, आपका रिलेटिव का ऑडिट नहीं कर सकते, आप जिस कंपनी का शेयर होल्ड करते उसका ऑडिट नहीं कर सकते, आपके पार्टनर जिस कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं उसका ऑडिट नहीं कर सकते, आप इंडेप्टेड हो ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फिर तो आप, आपके पार्टनर या आपके रिलेटिव जिस कंपनी में शेयर होल्डर है तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और जब आप इन्फ्लुएंस से करते हैं तो आपका वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं माना जाता। इसीलिए योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स। जो भी आपको बोलना है वो ब्लंटली बोलना होगा। एंड कन्फर्म ओपिनियन विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, और आपको अपना ओपिनियन देना है किसी भी इन्फ्लुएंस या दबाव में आए बिना। अभी कई बार ऑडिट बोलते हैं, मतलब आप ओपिनियन दोगे और फिर क्लाइंट आपको बोले ये आपने जो लिखा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, अभी आप इसको हटा दो, नहीं, यू कैन नॉट रिमूव इट। फिर इंडिपेंडेंस को लेके थ्रेट हो सकते हैं। अभी पहले ओल्ड सिलेबस में ये इंडिपेंडेंस का टॉपिक, उसके थ्रेट सब कुछ चैप्टर 1 में आता था, वो एक्चुअली एथिकल टॉपिक है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसे हटा के चैप्टर नंबर 11 एथिक्स में डाल दिया। तो चैप्टर 11 में हम देखेंगे ये इंडिपेंडेंस को थ्रेट, खतरा कैसे हो सकता है। मतलब क्लाइंट कई बार बोलेंगे, ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे ना तो देख लेना नेक्स्ट टाइम हम ऑडिट यहाँ पे नहीं करेंगे और हमारे रेफरेंस से जितनी भी फाइल्स आई सब जाएंगे, ऐसा थ्रेट भी आ सकता है आपको। तो तब आप क्या करोगे, हाउ एथिकल यू आर गोइंग टू बिहेव, वो हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे डिटेल। तो एक तो क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एंटिटी। एंटिटी कैसी होगी, तो बोले प्रॉफिट है या ना, ओके, फिर एनजीओ ट्रस्ट कोई भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ भी हो सकता है, और रिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एलएलपी, सभी का ऑडिट आएगा। और वो हम देखेंगे स्पेशल ऑडिट में, जहां पे ऑडिट ऑफ एन स्पेशल एंटिटी, जिसमें एलएलपी का ऑडिट, उसमें स्पेशल पॉइंट क्या होता है, ट्रस्ट के ऑडिट में स्पेशल पॉइंट क्या होता है, एनजीओ के ऑडिट में स्पेशल पॉइंट क्या होता है, वहां पे देखेंगे। पर्पस आपका क्या होगा, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओके, तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अभी
हाउ ऑडिट शुड टेक केयर टू एंश्योर एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। अभी देखिए, एक बार आपने ऑडिट किया तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी आप मान लीजिए बैंक में गए, मतलब कोई भी क्लाइंट है आपका, ठीक है, वो बैंक में गया, मुझे लोन लेना है, समझो लॉजिकली स्पीक, उसको लोन चाहिए, बराबर। अभी लोन लेने के लिए बैंक क्या बोलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करो। अभी जैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, बोले ये तो ऑडिटेड नहीं है, आपको थ्रू कर देंगे, बोलेंगे वापस जाओ ऑडिट करवा के लाओ। अभी वही स्टेटमेंट है, ऑडिट का स्टैंप लग गया, ओके, कि ऑडिटेड, और वो बैंक में जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट के साथ, तो बैंक बोलेंगे ठीक है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ, सिर्फ स्टैंप का नहीं, ये स्टैंप लगेगा कब, जब एज एन ऑडिटर आप सब कुछ वेरीफाई करोगे, एग्जामिन करोगे, इंडिपेंडेंट एग्जामिन करोगे तब। और उससे क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो एज एन ऑडिटर वी नीड टू मेक श्योर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी को मिसलीड नहीं करे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कई सारे यूजर्स यूज करने वाले, क्रेडिटर को क्रेडिट देना इसलिए यूज करेंगे, बैंक को लोन देना इसलिए यूज करेंगे, शेयरहोल्डर को इन्वेस्ट करना इसलिए यूज करेंगे, गवर्नमेंट यूज इसलिए करेंगे कि टैक्स बराबर पे किया है कि नहीं किया है। तो कई सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी को मिसलीड नहीं करे, उसको हम एंश्योर कैसे करेंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एज एन ऑडिटर, हाउ यू विल एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट मिसलीड एनीबॉडी, क्या क्वेश्चन पूछा, समझ में आया? ओके, अब यहां पे देखोगे तो पहले तो ऑडिट की डेफिनेशन, तो ये हमने डेफिनेशन देख ली डिटेल में, ओके। अभी यहां पे आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है, ओके, वो भी सेपरेटली पूछा गया क्वेश्चन, मतलब एमटीपी में या आरटीपी में, देखते हैं कहां पे। अभी देखिए एमटीपी अक्टूबर 21, क्या पूछा क्वेश्चन आपको, द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू एंश्योर एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। वो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे, तो आपके मतलब आपको ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करने होंगे आपके इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे। तो वो आप कैसे करोगे, पॉइंट नंबर 1, अभी देखिए जो भी अकाउंट्स हैं वो अकाउंट रो कैसे होता है, ऑब्वियसली एंट्री से, क्योंकि आपका अल्टीमेटली अकाउंट कैसे आएगा, हमने वो साइकिल की थी, सबसे पहले एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आता है, फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के ऊपर, इवेंट या ट्रांजैक्शन के ऊपर जर्नल एंट्री पास होती है, फिर जर्नल एंट्री का पोस्टिंग होता है, पोस्टिंग से लेजर बनेगा, लेजर से फाइनल बैलेंस बनेगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा एडजस्टमेंट देने के बाद। तो अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ एंट्रीज। तो इन शॉर्ट अकाउंट ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज। तो जो भी अकाउंट्स हैं वो एंट्री के बेसिस पे आने चाहिए। नंबर 2, अभी एंट्री है जिसके बेसिस पे अकाउंट ड्रॉ हुए हैं, वो एंट्री जो है दैट विल बी विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग एविडेंसेस। मतलब ऐसी कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए जिसका सपोर्टिंग एविडेंस ना हो। समझ में आ रहा है? मान लीजिए किसी की एंट्री हुई सैलरी एक्सपेंस, या मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 15,000, बोलेंगे एविडेंस कहां पे, बोले वो नहीं एज इट इज डाल दिया। ऐसे कैसे डाल दिया, तो एविडेंस के बिना आप एंट्री कर कैसे सकते, बोले प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, अभी बढ़ाने के लिए क्या किया, फेक एक्सपेंस डाल दिया। ऐसे नहीं कर सकते आप। इन शॉर्ट एक बात समझ लो, ऑडिट के 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं, ओके, जो प्रैक्टिकली आप आगे जाके जब ऑडिट करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। किसी भी एंट्री का एविडेंस जो है, मतलब किसी भी एंट्री है उसका एविडेंस होना चाहिए, नहीं है तो बना लो, नहीं ऐसा बनाना नहीं है, बराबर। तो आप क्वेश्चन करोगे और कोई भी एविडेंस है उसकी एंट्री होनी चाहिए, नहीं है तो एंट्री पास कर दो, बराबर। तो इन शॉर्ट कोई भी एविडेंस, कोई भी एंट्री है वो एविडेंस के बिना नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, नो एंट्री शुड बी ओमिटेड एंड नथिंग व्हिच इज नॉट इन बुक्स फाउंड इन प्लेस इन अ स्टेटमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए कंप्यूटराइजेशन आने के बाद, अभी देखिए एक बात समझ लो,
ऑडिट को जब आप करोगे ना तो आपको ऐसा समझना है जैसे मैन्युअल है, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन आने के बाद काफी सारे पॉइंट्स एज इट इज अपने आप निकल जाएंगे। क्योंकि आप बोलोगे एंट्री के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, अरे टेली में मैंने एंट्री कर दी, वो बैलेंस शीट तक पहुंच जाएगा। अभी एंट्री को मुझे पोस्टिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, कास्टिंग चेक करने की जरूरत नहीं, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज डन इन कंप्यूटर। ओके, तो यहां पे क्या होगा, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इन स्टेटमेंट इज वेरी मच क्लियर, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, वो सब क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड। अब देखिए क्लासिफिकेशन को लेके चैप्टर नंबर 5 में हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं और उसका रेफरेंस हम लेंगे अकाउंट्स। अकाउंट में आपको एक चैप्टर आता है फाइनल अकाउंट, उससे पहले आता है शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। ओके, अब ये किसके लिए कंपलसरी है, कंपनी के लिए। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो इंडेक्स का सेपरेट, वो इंडेक्स अभी आपको नहीं आएगा, वो फाइनल लेवल पे आएंगे। तो अगर हम शेड्यूल 3 देखेंगे, शेड्यूल 3 में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिस्क्लोजर कैसे देते हैं, फिर क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 29 एडवांस अकाउंट में हमने जो किया वो सब यहां पे यूज करने वाले। तो इन शॉर्ट आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी अमाउंट है वो प्रॉपरली हेड में क्लासिफाई होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, वो सब आपको देखना होगा। मतलब ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इसमें पूरा चैप्टर नंबर 5 कवर्ड है। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स है ना उसमें आपको पूरा ऑडिट आ गया, पूरा ऑडिट। तो जब आप ये पॉइंट्स करोगे तो यू विल मेक श्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी को मिसलीड नहीं करेगी। कौन कौन से पॉइंट है, एक तो अकाउंट जो है वो ड्रॉन ऑफ होगा एंट्रीज से, एंट्रीज जो भी है वो एविडेंस से आएगी। ऐसा कुछ भी बुक्स में नहीं होना चाहिए जिसकी एंट्री है बट अकाउंट में नहीं है, अकाउंट में है बट एंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं होना। ओके, इंफॉर्मेशन जो भी है वो क्लियर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट है वो प्रॉपरली हेड में क्लासिफाई है, प्रेजेंटेड है और डिस्क्लोजर प्रॉपर दिया हुआ है। एंड ओवरऑल एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, नेक्स्ट, चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? वन मोर थिंग, मैंने मटेरियल में पर्टिकुलर चैप्टर मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के एंड में ऐसे ओवरव्यू भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप ओवरव्यू ले सकते हो। मतलब बहुत जगह पे ओवरव्यू आएगा और लॉजिक इसका इतना ही है कि जब आपके मतलब आंखों के सामने बार बार वो रिपीट होगा ना, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, हैंड रिटन में, समरी में, मतलब तो वो पॉइंट्स याद रह जाएंगे आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, दूसरा टॉपिक है अभी यहां पे, वन मोर थिंग, देयर आर स्टैंडर्ड्स। यू वेरी वेल नो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने एडवांस अकाउंट में किए 1 से लेके 29, फिर इंडेस जो आप फाइनल लेवल पे करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस जो एप्लीकेबल है दैट इज फॉर अकाउंटेंट, हमारे लिए नहीं है। तो फिर हमें क्यों पढ़वाते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें अकाउंट का ऑडिट करना है, तो वो प्रॉपरली किया कि नहीं किया उसके लिए आपको स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए, तो वो अकाउंटेंट की। वो क्यों होता है, क्योंकि सारे अकाउंटेंट जो है वो यूनिफॉर्म एंट्रीज करें, यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे से कंपेयर इजीली हो सके। तो वैसे ही मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और मान लीजिए किसी पेशेंट ने रिपोर्ट निकलवाया, तो डॉक्टर ए से निकलवाएंगे तो उसमें भी शुगर उतना ही आएगा, या बी से करेंगे, सी से करेंगे, डी से करेंगे, ऑब्वियसली रिपोर्ट चेंज तो नहीं हो जाएगा। और जो जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें ये कॉमन होना जरूरी है, उसके लिए रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनते हैं। वैसे ही हमारा प्रोफेशन, तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, ऑडिटर ए के पास आया, बोले ट्रू एंड फेयर व्यू, बी के पास बोले नहीं ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, सी के पास गया बोले एक को छोड़ के बाकी सब सही, सभी अलग अलग ओपिनियन देंगे, तो फिर
एक बात समझ लो, ऑडिटेड स्टेटमेंट मतलब ऑडिटेड स्टेटमेंट। बैंक को ये फर्क नहीं पड़ता है ऑडिट ए ने किया है, बी ने किया है, सी ने किया है, वो फर्क ही नहीं पड़ता है। आप ऑडिटर हो मतलब वो नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बैंक को ऑडिटेड स्टेटमेंट से मतलब है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड निकाले कि जो भी ऑडिट करेगा वो ये स्टैंडर्ड फॉलो करके करेगा। मतलब चाहे ऑडिटर ए हो या बी हो या सी हो, ऑडिट के लेवल में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और इसीलिए सारे ऑडिटर जो है वो सेम स्टैंडर्ड से ऑडिट करें, इसीलिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, एसएस। पहले था एएएस, अभी है एसएस। तो एसएस में सीरीज निकालिए 200, 200 to 299, फिर उसमें 200, 210, 220, बीच बीच में छोड़ दिया नंबर, कभी भी कुछ भी ऐड करना है तो कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले शुरू होता है ऐसे 200 से। और ऐसे 200 क्या है और उसका नाम क्या है? नाम थोड़ा बड़ा है बट इंपॉर्टेंट है, बराबर, क्योंकि यही आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे 200 में है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, बराबर। 200 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया क्योंकि ऑडिट में आप करोगे क्या, और ऑडिट ऐसे ही ऑडिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट ऑडिट, बराबर। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव दे दिया आपको स्टैंडर्ड में। और दूसरा, ये पहला ही ऐसे मतलब ऐसे 1 नहीं है, बराबर, क्योंकि 1 है ही नहीं। तो यहां पे अगर आप देखोगे 200 से शुरू हुई। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, फिर एश्योरेंस स्टैंडर्ड भी है, कई तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, लास्ट लेक्चर में। ओके, तो एक तो ये पहला ऐसे, इसलिए क्या बोलेंगे? ऑडिट का जो भी, ऑडिटर का जो भी कंडक्ट है, मतलब हम एज एन ऑडिटर हम कुछ भी करेंगे तो हमें ऑडिटिंग के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो कंडक्ट ऑफ ऑडिट कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो यहां पे पूरा नाम अगर आप देखोगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसएस। इसमें दो बातें आई, एक तो ऑब्जेक्टिव दे दिया और दूसरा ये बता दिया कि ऑडिटर कुछ भी करेगा वो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करेगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रीजनेबल। एश्योरेंस दो तरह के होते हैं, रीजनेबल एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब 100% एश्योरेंस, मैं गारंटी देता हूं, मतलब आप गारंटी देते हो कि एक बार मैंने ऑडिट किया तो उसमें कोई एरर, कोई फ्रॉड नहीं निकल सकता, अगर निकला तो पैसे वापस, ऐसा कोई गारंटी नहीं देता है ऑडिटर। ओके, तो इसीलिए वी कैन नॉट गिव रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों नहीं दे सकते भाई? रीजनेबल एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। वो क्या है वो आगे देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब देखिए, रीजनेबल का मतलब ये नहीं लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल का मतलब है चलो एब्सोल्यूट नहीं, 100% नहीं, बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे। हम क्या देंगे? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ओके, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। अब देखिए, जब आप एश्योरेंस देंगे तो एश्योरेंस में देंगे क्या? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट्स फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। देखिए, मिसस्टेटमेंट भी कैसा? मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ओके, तो एक तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री है। अब देखिए, आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर कैसे होगा? जब तक उसमें फ्रॉड है, जब तक उसमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, तब तक वो फ्री नहीं है, तब तक वो ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू आप देंगे, बट आप कैसे देंगे कि इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क FRF है क्या? अभी देखिए, जब आप कंपनी का ऑडिट बनाएंगे तो शेड्यूल 3 फॉलो होना जरूरी है। ओके, जब आप LLP का बनाओगे तो LLP के जो भी एक्ट्स हैं उसके मुताबिक, उसके फॉर्मेट के मुताबिक आपको करना हो। इन शॉर्ट, जो भी एंटिटी है उसको जो भी रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं वो सब फॉलो होना चाहिए। उसके जो भी फॉर्मेट, मान लीजिए आपने बैंक ऑडिट किया तो बैंक ऑडिट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
और आरबीआई के जो भी सर्कुलर्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, और उसी का जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के मुताबिक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। मान लीजिए आपने बैंक ऑडिट किया तो उसमें जिलानी कमेटी, गोल्स कमेटी का रिकमेंडेशन आता है और उसका क्वेश्चनर्स आता है इंटरनल कंट्रोल को लेकर, दैट यू नीड टू सबमिट, दैट यू नीड टू ऑडिट। तो इन शॉर्ट ये सब आपको करना है, एफआरएफ के बेसिस पे होना चाहिए और कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन वेदर एफएस आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। शेड्यूल 3 तो शेड्यूल 3, इंडेस तो इंडेस, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के मुताबिक ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। तो अगर लिस्टेड कंपनी इंडेस एप्लीकेबल, तो इंडेस में जो जो प्रेजेंटेशन है, जो जो स्टैंडर्ड है वो सब फॉलो करने। स्टैंडर्ड्स में जो भी डिस्क्लोजर दिया है दैट डिस्क्लोजर शुड बी देयर इन नोट्स टू अकाउंट्स। अगर वो डिस्क्लोजर नहीं है तो नॉट एज पर एफआरएफ, तो विल एक्सप्रेस आवर ओपिनियन कि ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, यू शुड गिव डिस्क्लोजर एज पर स्टैंडर्ड, बट आपने वो नहीं दिया, तो वी नीड टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड एरर नहीं होना चाहिए, दूसरा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम चेक करेंगे वो एफआरएफ के बेसिस पे होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और रिपोर्ट एफएस पे देंगे और रिपोर्ट को कम्युनिकेट भी करना होगा। कम्युनिकेट किसको करेंगे, जिसने हमने हायर किया। मान लीजिए आप कंपनी के केस में देखोगे शेयरहोल्डर जो है उसने अपॉइंटमेंट की है, तो हम अगर आप देखोगे रिपोर्ट टू शेयरहोल्डर, रिपोर्ट किसको जाएगा, शेयरहोल्डर को जाएगा। और यहां पे मैंने आपको यह भी समझा दिया है रीजनेबल वर्सेस एब्सोल्यूट। रीजनेबल मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, और एब्सोल्यूट मतलब 100% कंप्लीट एश्योरेंस गारंटी, और ऑडिटर कभी गारंटी देते नहीं बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। हाँ, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कब होगा, व्हेन वी ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और यहां पे रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे होगा, रिस्क जो होगा वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे होगा। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर आप 100% ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिट है, ओके, कि एक प्रूफ लेके आओ, तो इन्वेस्टिगेशन जितना टाइम भी नहीं है और उतनी कॉस्ट भी आप इनकर नहीं कर सकते, ओके। और इसीलिए हमें सैंपल पे जाना होगा, और जब आप सैंपल पे जाते हो हाउ यू कैन गिव द गारंटी। ऑडिट में कई बार हम सैंपल यूज करते हैं, और जब आप सैंपल से ऑडिट करोगे, सैंपलिंग से, तो आप 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? चलो, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? अभी हमने जो अब तक किया उसके सारे अगर हम क्वेश्चंस देख लें कि अब तक हमने कितना किया है, तो अभी मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवाए। एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, देख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट किया हमने, बराबर। और फिर दूसरा किया, सॉरी, फर्स्ट में मीनिंग ऑफ ऑडिट किया और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इज इट क्लियर विद दिस 2 क्वेश्चंस? Okay, now audit versus other subjects. Relationship of audit with diverse subjects. अब देखिए, ऑडिट जो है, मतलब ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ सीए आप कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं, और ये सब सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे, अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग आपका आता है, बराबर। तो अकाउंटिंग क्यों लर्न करना? अरे ऑडिट किसका करोगे भाई? अकाउंट का करोगे। अकाउंट ही नहीं पता है तो ऑडिट कैसे करोगे? अकाउंटिंग की एंट्री, अकाउंटिंग की सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर आपको ये पता नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पता नहीं, तो ऑडिट कैसे करोगे? सेम वे लो, वेरियस बिजनेस लॉज आते हैं, फाउंडेशन में देखोगे, इंटर में देखोगे, फाइनल में तो फिर स्पेशल मॉड्यूल ही शिफ्ट कर दिया, अच्छी बात है, बराबर। लो अब तक आपने किया, फिर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाने दिया। तो अब देखिए, इनकम टैक्स लो, इनकम टैक्स भी लो ही है ना, राइट। फिर मान लीजिए कंपनीज एक्ट, जो आप पेपर नंबर 2 में करते हैं, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, फेमा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये सब एक्ट आप क्यों करते हैं? कंपनी का ऑडिट करोगे, आपको कंपनीज एक्ट ही नहीं पता है, कैसे चलेगा? कंपनीज को क्या क्या रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल है,
उसमें क्या क्या स्पेशल पॉइंट आएंगे। तो अगर आप कंपनी ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी का लॉ पता होना चाहिए, अगर आप पार्टनरशिप ऑडिट कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट पता होना चाहिए, अगर आप एलएलपी ऑडिट कर रहे हैं एलएलपी एक्ट पता होना चाहिए। तो हर एक एक्ट हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको लॉ का नॉलेज भी होना चाहिए। मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं कंपनी का, आपको पता ही नहीं मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो है उसकी लिमिट क्या है, तो फिर वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा, एंड हाउ यू विल बी एबल टू। फिर कई बार ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो कंपनीज के हैं, कंपनीज एक्ट के हैं, जो आप स्पेशल एनेक्सर में देंगे। ओके, बाय द वे एडिशनल एनेक्सर्स कारो क्या है, नो डाउट दैट इज डिफरेंट, बट उसमें आप एनेक्सर देंगे। कंपनीज एक्ट में कई सारे एनेक्सर्स देते हैं, और वो सारे एनेक्सर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आपको दिया गया है कि आपको ये सब आपके मेन रिपोर्ट में होना चाहिए, और उसमें काफी सारी सेक्शंस आती है कंपनीज एक्ट की, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का क्या काम है। अब देखिए इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया पूरा का पूरा, जो इंटर में आता था वो भी अच्छी बात है, इंटर में चाहिए नहीं था इकोनॉमिक्स, मतलब जरूरत ही नहीं है, बेसिक्स ठीक है, बट उतना डेप्थ में नॉलेज लेने की जरूरत नहीं। बट इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक की जो भी कंडीशंस है नॉर्मल इंडस्ट्री के बारे में, एज एंड व्हेन यू नो द क्लाइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट करने के लिए आपको क्लाइंट की अच्छे से नॉलेज लेना जरूरी है। यू मस्ट नो योर क्लाइंट बिफोर यू गो एन ऑडिट। तो मान लीजिए आप बैंक ऑडिट कर रहे हैं, आपको नॉर्मल बैंक की इकोनॉमिक कंडीशन या बैंक की नॉर्मल इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, फिर प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, बेसिक्स नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स आपको होना चाहिए ऑडिट के लिए। नेक्स्ट है बिहेवियरल साइंस। बाय द वे ये बिहेवियरल साइंस का हमें क्या काम है, ये थोड़ी कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है भैया, हमें थोड़ी साइकोलॉजी करनी है कि लोगों को आप बिहेवियर जान, नहीं, एज एन ऑडिटर यू मस्ट नो व्हाई। इंक्वायरी, हाँ सॉरी एम्प्लॉय के साथ आप इंक्वायरी करोगे। जब ऑडिट में आप जाओगे यू नीड टू डील विद द ह्यूमन बीइंग्स, यू नीड टू डील विद द पीपल। इंटरनल ऑडिट में तो ज्यादा होगा क्योंकि बार बार आप क्लाइंट के वहां पे जा रहे हो, अभी आप इंक्वायरी करोगे तो फ्रॉड डिटेक्ट करने में, इंक्वायरी करने में आपको वो बिहेवियर कैसा है, मतलब कैसे वो रिप्लाई कर रहे हैं, उससे पता चलेगा सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट द पीपल। अल्टीमेटली गुड सीएस, कई बार तो क्या होता है, मान लीजिए ऑडिट में गए, 3-4 आर्टिकल है, वो सब ने जो 3-4 दिनों में ऑडिट किया ना, उसको जो पता नहीं चला ना, वो ऑडिटर जो सीए है, वो क्लाइंट का मैनेजर है या सीईओ है, उसके साथ मीटिंग करेंगे, 1 घंटे में पता लगा लेंगे, बोले ये सब रखो साइड, अभी आप बोल दो क्या किया। ओके, तो वहां पे इंटरेक्शन अगर आपको अच्छे से, इंक्वायरी द बेस्ट वे टू गेट द नॉलेज अबाउट द क्लाइंट, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द मैनेजमेंट, वो पेपर पे कहीं पे लिखा नहीं होगा। ओके, वो इंक्वायरी से आएगा। तो फॉर दैट रीजन बिहेवियरल साइंस यू मस्ट नो। स्टैटिस्टिक्स मैथ, वो भी आपको फाउंडेशन लेवल पे बहुत सारा पढ़ा है, जो पढ़ाते हैं बस एक्चुअली आता नहीं है ऑब्वियसली, मतलब इतना डेप्थ में नहीं आता है। अभी इंटीग्रल कैलकुलस का क्या करोगे यहाँ पे काम, कुछ नहीं, बराबर, बट फिर भी है आपके सिलेबस में, बराबर। बट थिंग इज दैट कई सारी स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज करोगे सैम्पलिंग करने के लिए, तो आप ऑडिट में जब सैंपल करोगे यू आर गोइंग टू यूज दो स्टैटिस्टिकल मेथड, प्रोबेबिलिटी इन ऑल दिस थिंग्स। So for that reason you must know data processing. Nowadays digital system plays very important role, data processing। और अभी तो क्या है, डिजिटलाइजेशन आने के बाद काफी कुछ डेटा जो है वो अकाउंटिंग का भी प्रोसेस सिस्टम से होता है, और ऑडिट भी सिस्टम में अभी होने लगा है, तो उसके लिए आपको डेटा प्रोसेसिंग का, नॉर्मल इन्फो सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। और पहले EIS का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अच्छा हुआ निकल गया, दैट इज अ नाइटमेयर फॉर ऑल सीए स्टूडेंट्स, बराबर। बट प्रैक्टिकली आपको जो नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ओके ट्रेनिंग में, बस उतना काफी है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। और FM जो आपके ग्रुप 2 में है, FM में क्या है, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिनांस कहाँ से आया, फिर कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, उससे आप क्या करोगे, डिटेल में एनालिसिस कर पाओगे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और प्रोडक्शन और कॉस्ट रिलेटेड डेटा। तो इन शॉर्ट ये कई सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो ऑडिट के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट, अभी आप यहां देखोगे डाइवर्स सब्जेक्ट,
कई बार तो ऐसा होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। देखो एक बार ऐसे किया था, आरटीपी नवंबर 18 एंड एमटीपी अक्टूबर 19। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड लॉ इज वेरी क्लोज वन, डिस्कस लॉ और ऑडिट का सब्जेक्ट कैसा, ओके, या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड, एक्सप्लेन। तो कोई एक टॉपिक पे भी पूछ सकते हैं आपको, बराबर। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट। अब देखिए ऑडिट के स्कोप में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब, अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का नेचर कैसा है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडिट में स्कोप मतलब क्या क्या आप इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स करेंगे। एक पॉइंट्स जो ऑडिट के स्कोप में कवर्ड है, और दूसरे पॉइंट्स ये आपके स्कोप में आने वाले नहीं है, मतलब दैट इज नॉट इन योर स्कोप, सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट थिंग, ओके, जो आपके स्कोप में नहीं है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिट में एक्चुअली कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, चलो पहले अब तक हमने जो भी किया उसमें आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट कवर्ड in scope of audit. Now see, when we talk about coverage of all aspect of entity, audit of financial statements are organized to cover all the aspect of entity relevant to that FS. अब देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब कवर करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सी ऑडिट आप किसका करोगे, ऑडिट आप करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो आइटम्स हैं उस सभी आइटम का आपको ऑडिट करना है, मतलब ऑडिट में वो सब जो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आएगा वो हर एक आस्पेक्ट, मतलब मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका जो वैल्यूएशन हो रहा है एज पर S2 वो भी आपको कवर करना होगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो पार्ट है उस सभी का आपको ऑडिट करना होगा। नंबर 2, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी आपको चेक करनी होगी, और वो कैसे करोगे। रीजनेबली, ऑडिटर मस्ट रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट इंफॉर्मेशन कंटेन इन रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। सो आगे हम जो चैप्टर करेंगे, ओके, ऑडिट एविडेंस, तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे हाउ यू आर गोइंग टू ग्रैब दी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और जो भी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल कैसे हैं। तो फॉर दैट वेरी रीजन व्हाट यू नीड टू डू, इवेल्युएट, स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अभी देखिए आप रिकॉर्ड्स अल्टीमेटली जो ऑडिट जो आप करोगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एंट्रीज से आए, एंट्रीज जो है वो एविडेंस से आए। अगर एविडेंस ही गलत है तो, एविडेंस ही उन्होंने मैनिपुलेट करके बना है तो जिसके बेसिस पे ये पूरा एफएस बना वो गलत, तो उसके लिए हाउ यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि ये एविडेंस है वो सही है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा उसकी अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रॉड या एरर डिटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने वो सिस्टम डेवलप ऑलरेडी करके रखी है। व्हाट एज एन ऑडिटर वी नीड टू डू, उस कंट्रोल सिस्टम को चेक करो, उसको इवेल्युएट करो। चैप्टर नंबर 3, ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, जिसमें हम इवेल्युएट करेंगे उसकी पूरी कंट्रोल सिस्टम को। कैरिंग आउट अदर टेस्ट, इंक्वायरी, वेरिफिकेशन, तो जो जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपको जो भी टेस्ट, इंक्वायरीज, प्रोसीजर करने की जरूरत है वो सब करेंगे। एंड मेक श्योर, ये सब करके हम मेक श्योर करेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया है वो रिलायबल है, वो रिलेवेंट है और वो सफिशिएंट है। दूसरा, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गया और रिलायबल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर देना चाहिए वो प्रॉपरली डिस्क्लोजर हुआ है, वो हमारे स्कोप में आएगा। इन शॉर्ट स्कोप में क्या आएगा, देखो जिसका भी ऑडिट कर रहे हैं ना, जो भी ऑडिट कर रहे हैं उसका जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन। नंबर 2, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है वो रिलायबल है,
सफिशिएंट है कि नहीं है, उसके लिए आपको अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करना होगा और इंक्वायरीज करनी होगी, प्रोसीजर करनी होगी, सो दैट सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। उसके लिए हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्लस मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट लिए हैं वो एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं है, और उसके लिए मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पहला ही स्टैंडर्ड है, क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मैनेजमेंट ने जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज पर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर एज पर S2। ओके, ऐसे कुछ भी जो भी उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी है सभी का डिस्क्लोजर देना है, और सभी पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कंसिस्टेंसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है। अगर फॉलो नहीं हो रही है या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया है तो चेंज किस वजह से आया है वो सब आपको देखना होगा एज एन ऑडिटर। तो ये सब आएगा स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑडिट में क्या क्या करेंगे? कवर, अभी देखिए यहां पे मैंने समराइज फॉर्म में दिया है, जो टिक किया है मतलब वो स्कोप में आएगा, जो क्रॉस किया है वो स्कोप में नहीं आएगा। तो अभी क्या क्या स्कोप में आने वाला है? कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड ओपिनियन एक्सप्रेस करना। एज एन ऑडिटर व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? वी आर सपोज्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अभी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके स्कोप में आने वाले नहीं है? नंबर 1, देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की, प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो दैट इज नॉट इन आवर स्कोप, हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप ही अकाउंट बनाओगे, आप ही ऑडिट करोगे तो आप खुद को चैलेंज कैसे करोगे? फिर वहां पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं आएगा। अकाउंट भी आप कर रहे हैं, ऑडिट भी आप कर रहे हैं, तो फिर तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता। कई सारे करते हैं अलग अलग नाम से, बट दैट इज नॉट एथिकल थिंग टू डू। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करो, अकाउंटेंट क्यों कर? ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, जो हमारे आउटसाइड द स्कोप है, हमारे कॉम्पिटेंस में नहीं, ऐसी कोई भी ड्यूटी। मतलब देखो आपको कई बार वो हमें कैसे पता चलेगा एज एन ऑडिटर हमारी ड्यूटी क्या है? तो पहले तो आपका कौन सा ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है या वॉलंटरी ऑडिट है? अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, फॉर एग्जांपल कंपनी ऑडिट, तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी ड्यूटी क्या है, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। अगर टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट में आपको 3CD, 3CA, 3CB, 3CD क्लोज दिया हुआ है, 42 क्लोज है, वो आपको चेक करनी है। बट मान लीजिए किसी प्रोपराइटर ने आपको अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, बैंक ने आपको अपॉइंट किया एज एन इंटरनल ऑडिटर, तो वहां पे आपका स्कोप क्या होगा? जो तो बैंक डिसाइड करेंगे, एंगेजमेंट लेटर में डिसाइड होगा कि व्हाट इज माय स्कोप एंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तो अगर बैंक ने आपको अपॉइंट किया है, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट में आपको बैंक ने आपको अपॉइंट किया है एज एन ऑडिट ऑफ, यू कैन से एडवांस। इंटरनल ऑडिट में आपको क्या करना है? बैंक के एडवांस को ऑडिट करना है, बस। तो आप एडवांस का ऑडिट करोगे, यू आर लेस कंसर्न विद द अकाउंटिंग एस्पेक्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट सिर्फ एडवांस को लेके हुआ है, तो वहां पे आपको सिर्फ उतना ही चेक करना है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपको अपॉइंट किया गया है पर्टिकुलर ब्रांच ए के लिए, नॉट एज ए ओवरऑल हेड ऑफिस ऑडिट, ब्रांच ए के लिए, तो यार लिस्ट कंसर्न विद ब्रांच बी, या लिस्ट कंसर्न विद HO। तो वो हमें कैसे पता जाएगा हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा स्कोप क्या है? सीधा एंगेजमेंट लेटर, और ये ऐसे 210 देखेंगे, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, वो आगे आएगा। एन ऑडिट इज, हाँ दूसरा, हमको एक्सपर्टीज नहीं है हमारी ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में, मतलब वी आर नॉट एनी, यू कैन से एक्सपर्ट, कि जैसे हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट आया हमें पता चल जाएगा ये सही है गलत। देखो सिंपल बात है, एविडेंस है, उसके बेसिस पे एंट्री की है, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। अभी एविडेंस उन्होंने बनाया हुआ है, फेक बनाया हुआ है फ्रॉड करने के लिए, कैसे पता चलेगा एज एन ऑडिटर? हमारा ये एस्पेक्ट नहीं है इन्वेस्टिगेट करना,
बिकॉज ऑडिटर इज नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन ये डॉक्यूमेंट फेक है कि नहीं है. वी आर नॉट एक्सपर्ट इन डॉक्यूमेंटेशन, वी आर एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग. ओके, तो हमारे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये स्टैम्प पेपर सही है कि गलत, अभी वो पता नहीं हमें. ओके, ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिज्ड रॉन्गडूइंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. हम ऑडिट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इसीलिए हम गारंटी नहीं देते. तो बाय द वे ये वर्ड जो है ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो भी यहीं पे ले लेते हैं. ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन. देखो, जब ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एफएस एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड देयरबाय एनेबलिंग एक्सप्रेस ओपिनियन. ये एनुअल होता है, रेगुलेटरी होता है. बट फ्रॉड इज समथिंग डिफरेंट. फ्रॉड क्या है? इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद स्पेशल पर्पस. मान लीजिए मैनेजमेंट को सस्पेक्ट हुआ कि ये सीईओ ने फ्रॉड किया है. ओके, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, आपको हायर करेंगे. ऑडिटर को भी हायर कर सकते हैं, बोले ये इन्वेस्टिगेट करो, फ्रॉड किया है. तो वहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है कि प्रेजेंटेशन बराबर हुआ है कि नहीं है, डिस्क्लोजर बराबर हुआ है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के मुताबिक है कि नहीं. बोले लेस कंसर्न, हमारी अपॉइंटमेंट किस लिए हुए, फ्रॉड किया है कि नहीं किया है. सीईओ के जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिटेल में चेक करो. सीईओ ने कोई साइड एग्रीमेंट की है क्लाइंट के साथ, उसको चेक करो. वहां पे इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा, उसका टोटली ऑब्जेक्टिव मोटिव डिफरेंट हो. ओके, वहां पे फ्रॉड सस्पेक्ट हुआ है तो हम उस पे डिटेल में वेरिफिकेशन करेंगे. स्टार्टेड विद प्री कंसीव्ड नोशन. देखो, ये ऑडिट जो है दैट डजंट स्टार्ट विद द प्री कंसीव्ड नोशन. हम मान के नहीं चलते कि ये फ्रॉड हुआ है, बट जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, अभी सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, तो जिससे भी इन्वेस्टिगेशन करते सभी को वो मान ही लेंगे कि इसी ने मर्डर किया है. ओके, वो मान ही लेंगे पहले से, मतलब वो पहले से ही मान के बढ़ेंगे कि यही है सस्पेक्ट. सभी को सस्पेक्ट, मतलब किसी भी आदमी को देखें सस्पेक्ट, यही सस्पेक्ट, यही सस्पेक्ट. तो यहां पे हम ऐसे देखेंगे, ऑडिट में कभी भी हम ऐसे नहीं देखेंगे कि ये सस्पेक्ट है. ओके, जब तक आपको प्रूफ ना मिल जाए. ओके, व्हेन रॉन्ग डूइंग इज कमिटेड तब इन्वेस्टिगेशन होगा, जबकि ऑडिट रेगुलर होता है, रॉन्ग डूइंग पे नहीं होता है. बराबर. इट कैन बी रीजन आफ्टर, और कई बार तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इज आउटकम ऑफ ऑडिट. कैसे? ऑडिट में कुछ फाइंडिंग हुआ कि हमें कुछ यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ी लग रही है, तो मैनेजमेंट को लगा चलो अभी इसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन जन्म कहां से आया, ऑडिट की क्वेरी से. तो कई बार ऐसे भी हो सकता है. एंड मे टेक इयर्स टू कंप्लीट, और ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता इन्वेस्टिगेशन. बराबर, जबकि ऑडिट में फिक्स आपको टाइम लिमिट दिया होता है. चलो, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, अभी हम देखते हैं हमने अब तक कितने क्वेश्चंस कर लिए. देखो यहां पे एक तो ये स्कोप ऑफ ऑडिट है, एक एमटीपी मार्च 24 में क्वेश्चन पूछा था, चूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट, क्वेश्चन नंबर 4. 3 में ये सारे डिसिप्लिन आ गए. क्वेश्चन नंबर 4, चूजिंग एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी in relation to accounting issues is responsibility of management. Do you agree? Obviously. See, appropriate accounting policy select करनी वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Do you agree? हाँ, सही बात है. Discuss duty of auditor if any relation to accounting policy. The auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in FS. Explain with reference to scope of audit. अभी यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इंटरनली क्वेश्चन कैसे पूछना है, 4433. अभी 3 मार्क में आपको पूछेंगे चलो पूरा का पूरा स्कोप में क्या क्या कवर होता है बता दो, तो आपको ऐसे लिखना होगा कि स्कोप में कितना कवर होता है, 1 2 3 पॉइंट. बट अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट पूछे तो उसको डेप्थ में लिखना होता है. ओके, जैसे यहां पे पूछा है, यहां पे आपको क्या पूछा है, चूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी. तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने कितने पॉइंट्स किए, एक कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, रिलायबिलिटी सफिशिएंसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर. अब देखिए आपको एमटीपी मार्च 24 में ये 3rd पॉइंट पूछा जिसमें आपको ये आंसर देना है. अभी प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जैसे ही आपको यहाँ पे लिखा ना स्कोप ऑफ ऑडिट, तो आप क्या करोगे, शुरू से लेके सारे पॉइंट्स लिख के आओगे. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 2 की जरूरत नहीं है, 3 मार्क्स में पूछा है और आपका मेन यही आंसर होना चाहिए. दैट्स इट.
समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या होगा, ये लोग अभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि चलो अभी स्कोप बता दो, स्कोप में भी इंटरनल पॉइंट, उसमें भी इंटरनल में जाके पूछेंगे आप पर्टिकुलर, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पर्टिकुलर जहां जहां पे 3 पॉइंट या 3-4 पॉइंट आते हैं उसको डिटेल में पूछ सकते, ओवरऑल भी पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल में फिर सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट लिख दो। आर यू गेटिंग दिस? हाउ यू आर सपोज्ड टू गिव द आंसर? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर डिस्क्लोजर में आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कंपेयर करेंगे, मैनेजमेंट के जजमेंट जो हैं जिसमें सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आएगी, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पैराग्राफ है, यहाँ से उठा के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑडिट में कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल जो आंसर है ना, आंसर में से एक पैराग्राफ उठा के आपको पूछ लेंगे और फिर बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कर। तो देयर यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। फिर स्कोप पॉइंट, स्कोप में जो एक्सक्लूजन है वो, और फिर यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन मैंने आपको दे दिया है। ओके, वन मोर थिंग इज देयर ओवर हियर। ये नए सिलेबस में ये बहुत अच्छा किया है, छोटे छोटे स्मॉल कंसेप्ट्स, जिसमें क्या करेंगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा करके आपको हेडिंग दिया हुआ है हर एक मॉड्यूल में बीच बीच में। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही कंसेप्ट खत्म होगा तो कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके आएंगे और फिर आपको वो कंसेप्ट बताना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ नहीं सकते, बट ये कंसेप्ट्स आपको काम लगेंगे एमसीक्यू के लिए, या उसको आप इलाबोरेट करके बड़ा क्वेश्चन केस स्टडी में बना के आपको पूछ सकते हैं, बराबर। तो वैसे ही मैंने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है यहाँ पे मॉड्यूल के साथ। तो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्या है, सिद्धू। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, लालजी भाई has purchased shares of a company listed on NSE. The audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt, good profit. सब कुछ सही चल रहा है। On the above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. तो सब कुछ मार्केट में सही है और उसने लगा ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा काम किया है, बराबर। Do audited result and audited report of company provides such assurance to investor like Lalji Bhai? Is thinking of Lalji Bhai correct? वो ऐसे बोल रहे हैं absolutely satisfied। यहाँ पे देखो एक बात समझ लो, आप satisfied हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हो कि मेरा मनी, मेरा पैसा कहीं पे जाने वाला नहीं है, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही से लिखा है। बट एब्सोल्युटली ये आपका बात गलत है, बिकॉज ऑडिटर कैन नॉट गिव दी एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो यहाँ पे आंसर इसी को लेके आएगा, ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड यू एश्योरेंस दैट इन्वेस्टर रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ हिज मनी। और एक और बात, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो ये सही है। तो फिर हर एक कंपनी का ऑडिट होता है, तो फिर डाउन क्यों जाता है, लॉस क्यों होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट ओनली। हम तो ये बता रहे हैं कि जो अकाउंट्स में लिखा है वो एविडेंस के बेसिस पे है, बस। आगे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। शेयर प्राइस इज अफेक्टेड बाय रेंज ऑफ फैक्टर, ऑडिट ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। तो शेयर मार्केट में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज सच कोई करेक्शन नहीं है, बराबर। मतलब उसकी वजह से आप बोल नहीं सकते कि एब्सोल्युटली सही है, बराबर। वी ओनली गिव द रीजनेबल एश्योरेंस। एक और, गुड डीड्स लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर टू यूजेबल मैन्योर। इट इज इन दिस वे हेल्पिंग टू मेक सिटी क्लीन। तो उसने कॉर्पोरेशन के साथ टाइप किया हुआ है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट by Joha and Joha, firm of auditor, it is observed by auditor that company has received notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation। अब इन्होंने रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है और इसी की वजह से कंपनी पे hefty मॉनिटरी पेनल्टी लगी है और कंपनी को इसका रिप्लाई अभी देना बाकी है। नोटिस आई है और बहुत बड़ी पेनल्टी लगने वाली है कंपनी को। Auditor point out the same is not stated in notes to account in FS. The company point out auditors are going beyond the scope of audit. Hello. अगर आप पे कोई रेगुलेटरी नोटिस आई है तो उस पे काम करना, उस पे डिस्क्लोजर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रॉपर, वो हमारे स्कोप में आता है। हमारे स्कोप में क्या आता है कि इंफॉर्मेशन
यहां पे देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं हुई है, दैट इज इन आवर स्कोप। तो अगर आप पे कोई नोटिस आई है, ड्यूटी पेबल है कि नहीं है, दैट इज सेकेंडरी मैटर, S4, जिसमें क्या है, मतलब S4 में तो वो आता है कि कंटिंजेंट इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट इवन कंटिंजेंसी भी है ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी S29। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या, अभी आपकी लायबिलिटी है कि नहीं है वो डिसाइड होगा फ्यूचर इवेंट पे, जब आप नोटिस का रिप्लाई दोगे, आप भी कोर्ट में केस करोगे, वो सेकेंडरी मैटर है। बट एज ए यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कि उसको डिस्क्लोजर देना पड़े कि ऐसी नोटिस आई है। और अगर वो आपने नोटिस का डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो एज एन ऑडिटर वी नीड टू रिपोर्ट। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि आपके स्कोप में नहीं, इट इज वेल विद इन आवर स्कोप, वो हमारे स्कोप में ही है, हम उस पर कमेंट कर सकते हैं, बराबर है। एक और टेस्ट यूनिवर्सिटी, a huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant asset comprising of building, machinery, inventory were insured from branch of public sector insurance company. Apart from insurance surveyor who is deputed for assessing loss, regional office of insurance PSC also appointed CA for verification of books of accounts and financial records and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report, would report by CA in the nature of audit report. Do you think it's so? ये audit report है, क्या ये ऑडिट रिपोर्ट है, क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑडिट रिपोर्ट कब होता है, नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है। यहाँ पे नॉर्मली किया है क्या, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको हायर किया है कि वाकई में फायर हुआ है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो ये यहाँ पे सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को लेके आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो इट इज इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट इन द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब भी कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को लेके आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो ऑडिट नहीं है। Is it clear? तो ये है आपका स्कोप और पॉइंट्स टू बी कवर्ड एंड पॉइंट्स नॉट टू बी कवर्ड इन स्कोप ऑफ ऑडिट। एक और क्वेश्चन हमने इसके साथ कर लिया, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों डिस्टिंक्ट है, ये स्पेशल पर्पस है, यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं। तो मैंने जो भी आपको डिफरेंसेस समझाए वही पॉइंट यहाँ पे भी दिए हुए हैं। और एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी कर लिया, रीजनेबल वर्सेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 13, रीजनेबल वर्सेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। और मैंने जो अनरिटन नोट्स में दिया ना, मेजॉरिटी एस्पेक्ट आ गए, सिर्फ आपको उसमें क्वेश्चन मतलब सेंटेंस फॉर्म करना है और कुछ नहीं इसमें, बराबर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट। चलो आप बताओ क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए ऑडिट के। देखो, ऑब्वियसली जब आप ऑडिट करके देते हैं, ओके, तो यू गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। मैंने पहले भी बोला, अगर क्लाइंट बैंक में जाएंगे विदाउट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक लोन किसको देगी, किसके बेसिस पे देगी, ऑब्वियसली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स विल बी इंक्रीज्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड। और हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। सेम वे इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड मैनेजमेंट। अब देखिए, कंपनी में स्पेशली हम बात करें तो कंपनी में क्या होता है, मैनेजमेंट आर डिफरेंट एंड
इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट या शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट। शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए आपके पास भी रिलायंस का शेयर है, तो आप नहीं जाओगे चलो मुकेश भाई को मैं भी एडवाइस देता हूँ, आई एम दी ओनर ऑफ द रिलायंस कंपनी। नो, यू आर अ शेयर होल्डर, बट मैनेजमेंट आर डिफरेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाए किसने है? मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट। बट आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाया, मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट सही से निभाई है, तो वो मुझे ऑडिटर चेक करके देंगे। ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर यू विल मेक श्योर कि मैनेजमेंट ने जो भी किया है वो सब सही है। तो जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है उसको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेफ्टी होगी कि नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टाइम सिक्योर। एम्प्लॉइज पे मॉरल चेक है, बार बार ऑडिट कराओगे तो एम्प्लॉय को भी लगेगा यहाँ फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी हम करेंगे उसका ऑडिट होने वाला है। तो ये मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज बनता है कि वो फ्रॉड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को हेल्पफुल कैसे है? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। वी टैक्स ऑडिट क्यों करवाते हैं? इसीलिए गवर्नमेंट विल लाइक टू मेक श्योर कि जो भी टैक्स की सारी प्रोविजन है, डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, वो सब सही से लिए हुए हैं। तो टैक्स ऑडिट, जिससे क्या होगा कि टैक्स लायबिलिटी बराबर एसेस हो। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड बाय लेंडर्स, बैंकर्स। जब उसको लोन देना है तो वो उस पर भरोसा कर सकते हैं कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं। ऑडिटर में ऑल्सो डिटेक्ट एरर और फ्रॉड और बोथ। में डिटेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपको मिल जाए तो आप उसको भी प्रेजेंट करोगे। Whether necessary books of account are properly kept or not, timely preparation of accounting, and existence of operation of various controls and report on weakness। तो ये सब एडवांटेजेस हैं ऑडिट के। ऑडिट करवाने के काफी सारे एडवांटेजेस, रादर इसकी लिमिटेशंस भी है, which we call that as an inherent limitations of audit। देखो ये एडवांटेजेस का जो भी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 6, अभी कई बार आपको क्या करेंगे, ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे। मतलब आपको स्टोरी तो पढ़नी है, बट वहां पे आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअली मुझे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पे एमटीपी में क्वेश्चन देखो पूछा था कैसे, RAG proprietorship firm engaged in manufacturing of textile handloom products, it sells finished product both in the domestic as well as international market। पूरी स्टोरी बताएंगे पहले। The company is making turnover of 30 crore, cash credit of 5 crore from Canada Bank। In 1718, proprietor is worried about financial position under impression that since he is out of India, therefore firm might run into losses। He approaches CA about advantage of getting his accounts audited, that he may not suffer due to accounting weakness। Advice regarding advantage, तो सीधा सीधा पूछ लेते कि एडवांटेजेस, इतनी स्टोरी बनाने की क्या जरूरत है, बराबर। अल्टीमेटली यहाँ पे आएंगे एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस में मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्निकल वर्ड हाईलाइट करके दिए हुए हैं, वो टेक्निकल वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए, सिंपल। और ये क्वेश्चन देख लो भाई साहब, कितनी बार 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 लगातार आपको पूछे जा रहे हैं। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशंस, और वैसे तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, बट आपको 5 पॉइंट्स पूछ सकते हैं। अब देखिए इसका आप आंसर कैसे दोगे। एक आपको क्वेश्चन पूछेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बता दो, तो आपको एक एक लाइन में ही पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, डेप्थ में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट है, पांचों को आप एक एक लाइन, 2-2 लाइन में समझा दो, दैट्स इट। बट कई बार आपको कैसे पूछ सकते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको डिटेल में समझाओ, 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ओके, या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देखो जैसे एमटीपी अक्टूबर 23 में, जुलाई 21 में आपको पूछा गया था, जिसमें आपको क्या पूछेंगे, सिर्फ ये ऑडिट प्रोसीजर का नेचर। अभी ऐसे क्वेश्चन में आपको पता लगाना कि ये कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है, दैट विल बी वेरी मच क्रूशियल। You need to be very much careful about the thing। Okay, चलो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अभी आज के लेक्चर के एंड में मैं आपको जो हम असाइनमेंट देने वाला हूं, चलो
ये होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में करके कल आने हैं, इट शुड बी देयर। आप एक बुक बना लो होम असाइनमेंट की, और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ सभी उसमें लिखे होने चाहिए। ओके, जितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको ये एनालिसिस लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गिव दिस एनालिसिस। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे आपका आंसर होगा सिर्फ इतना, यही आपका आंसर होगा, ये वाला, दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव जब भी आपको पूछेंगे यही आपका आंसर होगा, और आपको भी इतना ही लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, बराबर। ये क्वेश्चन हो गया होम असाइनमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या कवर होगा, क्या क्या कवर। तो यहां पे 1 2 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करो। 1 2 3 तीनों पॉइंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और तीसरा क्वेश्चन आज का जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एडवांटेजेस के सारे पॉइंट्स लिख के आओ, ए से लेके एच तक के सारे पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन आई विल चेक टुमारो, तीनों क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे होने चाहिए। ओके